चाणक्य न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 6वां चरण समाप्त हो गया है और हम बैठे हैं जनपद देवरिया में। आपको बताते चलें, जब 2017 में जोगी जी की सरकार बनी थी तो 22% वोट बीजेपी के खेमे में चले गए थे, यानी ये कह लीजिए कि उसके खाते में चले गए थे। वो अन्य स्रोतों के वोट थे, अन्य दलों के वोट थे, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी से 9% वोट बीजेपी के खाते में चले गए थे। 1% वोट बीएसपी का गया था, यानी 2017 में सबसे जो वोट खिसका, जो वोट प्रतिशत घटा, उसमें सबसे कम बीएसपी का घटा, मात्र 1% था। अब यह 2022 का चुनाव है, सारे समीकरण बदल गए हैं। 2017 का जब चुनाव लड़ा जा रहा था उत्तर प्रदेश में, उस समय बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया था। आज यह चुनाव जोगी जी के चेहरे पर, उनके क्रियाकलापों पर लड़ा जा रहा है। हालांकि 2024 भी इस चुनाव में शामिल है। अमित शाह, मोदी, यह सारे लोग, यानी ये कह लीजिए कि बीजेपी के जितने फायर ब्रांड लोग हैं, वो सारे लोग जोर आजमा रहे हैं। लेकिन जिसका मैं खुलासा करने वाला हूँ, वो जान के आपको हैरानी हो। जो ऊपर ऊपर का सर्वे है, मामला उसका नहीं है। मामला उसका है कि जो 9% वोट सपा का आया हुआ था बीजेपी के खाते में, आज हम उस वोट पे चर्चा करेंगे कि वह वोट बीजेपी के पास रहा या वापस चला गया। अगर वापस चला गया तो क्या बीजेपी की स्थिति 2012 में जो थी वो 2022 में हो जाएगी, या बसपा का वोट खिसक के बीजेपी में आ गया, या जो 1% बसपा का वोट बीजेपी में आया था वह पुनः बसपा में चला गया। आज हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं शिवाजी राय। आप किसान नेता हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं और समाज में भली भांति घटित घटनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। मैं इनका भी स्वागत कर रहा हूं। दूसरे तरफ बैठे हैं डॉक्टर चतुरानंद ओझा। आप सामान्य शिक्षा की लड़ाई पूरे देश में लड़ते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान आंदोलनों में रहे हैं। तमाम देश में जो मजदूर आंदोलन होते हैं, किसानों के आंदोलन होते हैं, आप दोनों की बड़ी सहभागिता रहती है। हम इस पर चर्चा करेंगे। राय साहब, हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 6ठे चरण का चुनाव है जी, खास तौर से देवरिया में 7 सीटों पे चुनाव लड़ा गया है। 7 सीटें हैं यहाँ। 2017 में यह मूल रूप से एक तरह से कह लीजिए कि बीजेपी ने मैदान मार लिया, यानी 6 सीट बीजेपी के खाते में गया और एक भाटपा रानी की सीट सपा के खाते में चली गई। मैं आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2017 की जो स्थिति परिस्थिति थी वो, और आज की जो स्थिति परिस्थिति है ये, यानी ये कह लीजिए कि जो सपा का वोट या अन्य दलों का वोट बीजेपी के खाते में चला गया था, क्या वह वोट बीजेपी के खाते में आज भी बरकरार है या वापस चला गया? जब हम 2012 और 2017 की बात करते हैं जी, 2012 में जब चुनाव हुआ था जी, तो किसी किस्म की कोई लहर नहीं थी, और उस समय मायावती जी की जब सरकार थी तो निश्चित रूप से एक थोड़ा सा रिएक्शन लोगों के अंदर था, जो 12 में आकर के अखिलेश की सरकार में बदल जाता है। वो यानी असंतुष्ट खेमा खेमा जी, था। जी, वो कोई मोमेंट का खेमा नहीं था, किसी किस्म की कोई लहर नहीं थी। जी,
क्योंकि आप जब देखते हैं 2012 में जी तो जितनी सीटें राज्य जिलों में बसपा की मिलती है, उससे एक सीट ज़्यादा सपा की मिलती है। जी 4-3 का रेशियो रहता है हर जिलों में। इस तरह के समीकरण बनते हैं। लेकिन जब वो 2017 में आते हैं तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा बाइफर्केशन होता है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, और उनके घर में भी कुछ विवाद जो चल रहा था, उसमें कैबिनेट में शिवपाल जी थे और अमर सिंह भी उसमें मौजूद थे। एक बड़ा फैक्टर थे जिसके 3 मुख्यमंत्रियों का वो कहा जाता था कि कहा 3 जाता मुख्यमंत्री हैं। जी तो जो बड़ा फैक्टर था, उसके वजह से जो समाजवादी पार्टी के अंदर सामाजिक न्याय का जो अन्य धड़ा था, जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, वो मोस्ट बैकवर्ड जो हिस्सा था वो बहुत नाराज था समाजवादी पार्टी के, और उसमें जाति विशेष से जी ज़्यादा नाराज़गी थी। और उस नाराज़गी को निश्चित रूप से कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल इंजीनियरिंग किया। जी और सोशल इंजीनियरिंग और साथ ही मोदी जी की एक लहर थी, लहर का कहा जाएगा कारपोरेट मैनेज था पूरा देश में। तो कारपोरेट मैनेज के नाते मोदी जी का जो प्रभाव था वो उत्तर प्रदेश में भी काम किया। और सबसे बड़ी बात, घटिया बात इसको कहा जाएगा, जो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई उत्तर प्रदेश में कि हर गांव में शमशान बनाएंगे, ये बात निश्चित रूप से एक घटिया किस्म की बात है। नहीं, वो वोट में कहाँ परिवर्तित हो गई? अगर श्मशान की बात आई तो वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगी? ये जो बात कही तो उन्होंने हिंदुइज्म का भी पुट दिया। जी हिंदुइज्म की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम बाइफर्केशन की बात उस माध्यम से जाती है। जी तो सामाजिक न्याय का बंटवारा, जी जो समझ में लोगों का बंटवारा जो समाजवादी पार्टी में होता है, मोस्ट बैकवर्ड लोग जो समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं होते हैं बल्कि यादव वर्ग से नाराज होते हैं उस समय, और उनको एक सहारा मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी जो पुट है, आप देखेंगे कि जब आप कहते हैं कि भाई मुस्लिम लोगों ने कुछ वोट डाल दिया था भारतीय जनता पार्टी को, ये लगातार एक प्रचार किया गया, वो एक बात बहुत सही नहीं थी, लेकिन उसका लाभ लिया गया। रुकिए आते हैं। ओझा जी स्वागत है आपका। मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसा राय साहब कह रहे हैं कि एक घड़े से, एक जाति विशेष से समाजवादी में जब समाजवादी की सरकार थी तो एक जात विशेष से बड़े लोग नाराज थे और वह टूट करके बीजेपी में आ गए। क्या ऐसा ये था क्या? जो 9% वोट सपा का नुकसान हुआ था 17 में, तो क्या ये फैक्टर काम कर रहा था? देखिए, जात विशेष का मामला नहीं था जी जो असफलताएं थी, जी जो उनकी नीतिगत असफलताएं थी, जी जो वादे किए थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, वो पूरा नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही थी और भारी मंदी का दौर चल रहा था। और उसमें एक ऐसी कारपोरेट की ऐसी पार्टी की उपस्थिति हुई जिसने बहुत ज़ोरदार तरीके से एक उम्मीद जगाई, एक झूठी उम्मीद जगाई, और जिसने कहा कि कब तक सहोगे महंगाई की मार, और बहुत हुई बेरोजगारी, और रोजगार देंगे और कितना 2 करोड़ देंगे हम, वो तमाम सारी बातें तमाम बातें कही। तो हर आदमी के मन में लग गया कि इतने ताकतवर लोग हैं, जरूर कुछ अच्छा करेंगे, इनके पास कुछ जादू की छड़ी होगी, कुछ अच्छा के लिए वो चले आए बीजेपी के पास। तो जो जातिगत आपको ऊपर चीजें ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, वह मूलतः लोगों की आर्थिक सामाजिक आकांक्षाएं थी जी, जिसके आकर्षण में लोग इनके तरफ आए और जिसमें उनकी असफलताएं थी। और आज के दौर में जो हम देख रहे हैं वो जो मैं वहीं आ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि वह जो नीतिगत असफलताओं का वो दौर रहा, और जो बीजेपी का पक्ष रहा वो एक प्लान के तहत एक प्लान किया और उस वोट को अपने पाले में ले आया। लेकिन जो वादे किए गए, जो आदित्यनाथ ने जो शासन चलाया, जो 17 में जो मोदी जी द्वारा वादा किया गया, एक्चुअल में जोगी जी तो वादा कर नहीं रहे थे, इनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। जब इनकी सरकार बनी तो यह सरकार कहाँ फेल हो गई? क्या वोट वह आज भी बीजेपी के पास है या खिसक गया? देखिए, जब कोई भी सरकार असफल होती है और उसकी घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो लोगों के मन में एक भारी निराशा और उसके प्रति क्षोभ का भाव पैदा होता है, आक्रोश पैदा होता है।
तो वो आक्रोश पैदा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग किसी उम्मीद के साथ उनके साथ गए थे वो फिर वापस चले आए इनके साथ, क्योंकि जितनी खराब सरकारें पहले की थी उससे खराब सरकार इन्होंने चलाई, उससे अधिक जातिवादी सरकार इन्होंने चलाई, उससे अधिक कारपोरेट परस्त सरकार इन्होंने चलाई। राय साहब कह रहे हैं ओझा जी कि जो 12 से 17 का अखिलेश का दौर था, अखिलेश का शासन, उससे भी खराब शासन योगी जी ने किया। नो डाउट, बिल्कुल ये जो है खराब शासन तो था ही। एक चीज देखना चाहिए जी, ये पूरी लड़ाई आर्थिक लड़ाई है। जब इनको सामाजिक न्याय के लोगों को जी। जो ध्रुवीकरण हुआ था मायावती के खिलाफ, जो सपा के साथ आए थे लोग, तो वो आर्थिक सामाजिक न्याय की लड़ाई एक आर्थिक लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है जिस लड़ाई में हम समाजवाद को देखते हैं जी। लेकिन एक लड़ाई जो अंदर, जो ढांचे के अंदर जो लड़ाई है, उसमें जो रिजर्वेशन का जो सवाल था, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी उन्होंने कहा कि नहीं, यादव लोगों को ज़्यादा बेनिफिशरी किए हैं, उनको हमको कम किए हैं, लेकिन उनको बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद रही, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि वो अब 10 बीजेपी के खेमा में चले गए। हाँ, इसलिए वो गए। इसलिए कि मोदी जी ये भी एड्रेस करते हैं कि ये 10 साल पिछड़ों और दलितों का दौर है, हाँ, कहते हैं, एड्रेस करते हैं, इनको ज़्यादा उम्मीद बनती है, वहाँ पर जाते ठीक है, हैं। तो वहां से गए। लेकिन अब स्थिति ये होती है जी, कि जब जोगी की सरकार आती है तो इनको जोगी की सरकार आने की उम्मीद नहीं थी। इनको ये उम्मीद थी कि जब पिछड़ों का राज कहते हैं, कोई नहीं पिछड़े का मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं पिछड़ा ही तो अखिलेश यादव था। चाहे केशव मौर्य बने, चाहे कोई और बने, क्योंकि तो पिछड़ा का मामला था। तो क्या अखिलेश तो केशव अगर आ जाते तो एक- क्या कुछ और बात होती क्या? ये लेकिन स्थिति है कि ये नहीं समझते थे लोग कि ये कमान जो है कहीं और है। ये कमान जो है जी। कारपोरेट परस्त लोगों के पास है, इनके पास नहीं कमान है, न जोगी के पास कमान है, न मोदी के पास कमान है, ये कारपोरेट के पास कमान है। इनकी जो सबसे बड़ी असुविधा पैदा हुई कि 7-8 वर्षों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जी। या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो नौकरियों का समायोजन होना चाहिए था जी। वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। साथ ही जो बहुत गरीब तबके के लोग थे और जो तेजी से महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई जो बढ़ी है, गरीब आदमी इस व्यवस्था में अफोर्ड नहीं कर सकता था। नहीं, सरकार करे कि हम महंगाई पे लगाम लगाएंगे, हम महंगाई पे काम कर रहे हैं। सरकार तो कहती रहेगी, लेकिन 5 साल के अंदर जो महंगाई बढ़ी, उस महंगाई से जो आदमी मर गया ना, तो उसको कैसे जिंदा कर देंगे जो मर गया। दूसरी चीज बहुत बड़ा, जो कोरोना में असफलता हुई, बहुत नोटबंदी से जो गरीबी बढ़ी, जीएसटी का प्रभाव पड़ा, तो पूरी इकोनॉमी जो थी उसके अंदर जीएसटी, इकोनॉमी, तो जब हमें- जो तमाम सारी हाँ। चीजें हैं, तो उत्तर प्रदेश के इस छठे चरण के चुनाव में कहाँ से आ गया? आ गया। ये बिल्कुल गाजियाबाद से जो शुरू होता है चुनाव, अब सहारनपुर से, वो देखिएगा जब 10 तारीख को आपको ये पता चलेगा कि जो हालात गाजियाबाद में था, वो 7वें चरण में भी आपको प्रभाव पड़ेगा, मिर्जापुर तक ये प्रभाव पड़ेगा। तो ओझा जी, ये जो छठे चरण का चुनाव था, हम देवरिया की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी, नोटबंदी, सफलता असफलता, ये सारी चीजें यहाँ आ गई। देखिए, जो इस चुनाव में कहीं जीएसटी का किसी ने नाम नहीं लिया, नोटबंदी का नाम नहीं लिया, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाया। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिन मुद्दों का जिक्र नहीं होता है वो मुद्दे प्रभावी नहीं होते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कई प्रभावी बार नहीं ऐसा होता है कि जिन बातों का जिक्र नहीं होता है वही बातें नागवार गुजरती हैं, और जो भोगा हुआ इनका यथार्थ है, जो गुस्सा है, जो क्षोभ है, उसके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है जनता के पास, जी। और किसी के पास नहीं रह गए हैं, क्योंकि सबने भोगा है उसे। वह सिर्फ एक आदमी की पीड़ा नहीं है कि आप हमारे लिए हमारी पीड़ा को समझिए, वो सबकी पीड़ा है और सब उसको महसूस कर रहे हैं। वो जो 9% वोट आया था, तो उस समय राजभर बीजेपी के साथ था। लगभग 3% का वोट है, तो वो चला गया अखिलेश के साथ। और जो बाकी जो लोग असंतुष्ट थे, जैसा राज साहब बता रहे थे कि कुछ असंतुष्ट खेमा था, वो सारे वर्ग के मिला जुला के कुछ वोट थे, तो वो भी चले आए थे। तो कह रहे हैं कि वो भी असंतुष्ट होकर चले गए। तो जो वोट चला गया है समाजवादी के पास, तो उसका परिणाम पे, खासतौर से देवरिया के परिणाम पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, उसका तो निर्णायक असर पड़ेगा। असल यह है ना कि जो आर्थिक असफलताएं रही हैं वो जातिगत जो नेताओं के माध्यम से और जातिगत समीकरणों के माध्यम से यहाँ प्रकट हुई हैं, और वो समीकरण जिस रूप में आज ये छठे चरण में बने हैं, ये अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ राष्ट्र है जो पिछड़ी हुई पहचानों से जुड़ा रहता है। और आज जब कारपोरेट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ, उस दौरान भी उस तरह से कारपोरेट के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाया, बल्कि जातिगत स्तर पर ही इसने अपनी अभिव्यक्ति दी है।
तो उस रूप में भी इसका परिणाम एक स्पष्ट दिखाई देगा। और आप देखेंगे कि पूरा परिणाम जो पहले का था पिछले ये विधानसभा चुनाव का, वो पूरी तरह से उलट जाने वाला है। और यहाँ तक कि गोरखपुर का परिणाम भी पलट रहा है। और यहाँ तक कि जोगी के जो सबसे प्रिय पात्र रहे हैं देवरिया से, जिनको उन्होंने चुनाव लड़ाया था, वो बुरी तरह से हार रहे हैं। और ये सारा कुछ इसी यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि वोट चला गया है, समाजवादी के पास चला गया है, तो एक और बात है कि जो बीजेपी ने किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना, ई श्रमिक कार्ड वालों में 1,000 रुपया, कुछ ऐसे ऐसे करके जो भेजे हैं, वह वोट नहीं टूटे हैं, वह बीजेपी को वोट कर रहे हैं। जो फ्री का राशन है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी हो सकती है कि मैं 5 किलो राशन पर वोट ले लूँगा। ये दौर वहाँ का नहीं टिका हुआ है। आपने एक रिलीफ दिया जो हर सरकार का दायित्व होता है। आपने पैकेट पर अपना फोटो जरूर वोट के लिए चिपका दिया, लेकिन ये जनता समझती है कि राशन मेरा करियर नहीं है। और भारत इसमें कंप्लीट एक करियरिस्ट देश है। आप सोचिए कि अपने बच्चे का एडमिशन अगर जो भारत में महंगी शिक्षा हो गई है और मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी नहीं करा पा रहा तो यूक्रेन भेज रहा है। यूक्रेन भी छठे चरण में मुद्दा नहीं बनता। नहीं। और देखिए, मैं वो नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यूक्रेन और रूस और तमाम देशों में जो कई लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, कई लाख बच्चे हैं जी। और मोदी जी एड्रेस करते हैं जब, तो कहते हैं कि इस देश के बच्चों को ही पढ़ना चाहिए। इतना पैसा कितने लाख कितने क्या नाम कि वो $100 बिलियन जो जा रहा है बाहर, जो भारत का पैसा जा रहा है पढ़ाई में, तो इसका मतलब करियरिस्ट देश है। करियर बनाने के लिए अपने बच्चों को तमाम जगह लोग भेज रहे हैं और करियर के लिए ही यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। तो गिरमिटिया के आधार पर कुवैत से अरब अमीरात में लोग बच्चों को हार्ड वर्क करके मामूली पैसे मिलते हैं। और मोदी जी जब ये बात कहते हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी इकोनॉमिकल चीज़ है, वो हर क्षेत्र को छूती है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है, एक से मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ असेंबल हब रह गया है। इसलिए भारत में जो जीडीपी की भागीदारी है वो सेवा क्षेत्र की बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग की कम हुई है। यानी वो छठे चरण में कहाँ रहा है? हर चरण में है। देश का कोई भी घटना अब यूनिवर्सल है। जब मोदी जी कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन पूरे देश का हो गया है, दुनिया का हो गया है, तो वो जो है यूक्रेन की बात को यहाँ भी वो एड्रेस कर रही है। जो किसान सम्मान निधि है, तो अब बता दें आप, अब उसमें मैं चर्चा में आ रहा हूँ। 500 रुपये महीना देते हैं जी, जिसका प्रचार 2,000 रुपये महीना, 2,000 रुपया करते हैं, 500 महीना देते हैं। 500 रुपया में एक परिवार को एक दिन की चाय नहीं मिल सकती है डेली की, उस पैसे से। किसान सम्मान निधि नहीं तलाश रहा है। किसान को इन्होंने कहा था कि हम आपकी आय को दुगुनी करेंगे, और दुगुनी तब कब होगी जब एमएसपी की गारंटी होगी। भर्ती में जो लागत लगती है उसमें जो है लागत कम होगी, और जो है उत्पादन का मुनासिब दाम मिलेगा तो आय दुगुनी होगी। तो किसान कह रहा है मेरी आय दुगुनी करो, और वो कह रहा है मैं सम्मान निधि दे रहा हूँ। किसान कह देता कि मैं सम्मान निधि नहीं ले रहा हूँ। ये क्यों कह देगा? ये क्यों कह दे किसान? वो तो ये जान रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है विषम परिस्थिति। कब देते हैं वो? तब देते हैं जब दिल्ली में लॉकडाउन करते हैं। ये बहाना ढूंढ के देते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन किसान वोट नहीं। छठा चरण का चुनाव है जी, जो देवरिया का चुनाव है, जो छठा चरण का चुनाव है, इसमें सारे मुद्दे, हाँ, इसमें सारे मुद्दे मेरे ख्याल से नहीं बन पाए। नहीं, सारे मुद्दे बने। आप देखिएगा कैसे बनते हैं मुद्दे सारे। आप जिसको सोशल जस्टिस कहते हैं, वो आप बाइफर्केशन जो 9% देखते हैं, वो 9% के इतर रसोईया जो है नाराज है। जैसे जो भाट पार से रिपोर्ट आ रही है, अनुदेशक नाराज है। जो भाट पार से रिपोर्ट आ रही है, इसको डिटेल बता दें आपको। हाँ जी, अनुदेशक नाराज है जी, शिक्षा मित्र नाराज है जी, ये सारे पेंशन का मामला उठ के आया हुआ है जी। ये पूरे देशव्यापी पेंशन का मामला है। आपने देखा होगा कि यूपी के चुनाव के नाते राजस्थान की सरकार ने पेंशन लागू कर दिया, महाराष्ट्र की सरकार ने पेंशन लागू कर दिया। तो वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो चुनाव हो नहीं रहा है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस यहाँ लड़ाई से बाहर है। चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन उन सरकारों को डर है कल चुनाव होने वाला है। और झारखंड ने भी लागू कर दिया, और 2024 का चुनाव होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, यहाँ पर 1/6 सीटें अकेले लोकसभा में भेजने वाली है। लोकसभा की संख्या जितनी है 545, उसमें से 80 सीट मैंने 1/6 हिस्सा नुकसान किसको जाने वाला है। नुकसान किसको हो रहा है?
भारतीय जनता पार्टी को, और मरना है इनको, जी कोई रोक नहीं सकता इनको। इसलिए ये जो वाइस वर्षा हो रहा है, सीधे वाइस वर्षा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थी 2012 में, और वहाँ से उठ करके जब 2017 में जाती है 312, तो आज की तारीख सिचुएशन पलट गई है, और इसलिए उनको वहीं आना है जहाँ पर वो थी। देखिए ये पैसे मिली हुई है। ओझा जी, 2017 में 6 सीट भाजपा को मिला था इस जिले से, तो भाजपा ने 2 मंत्री दिया इस जिले को, एक कृषि मंत्री, मत्स्य एवं पशुधन, 2 मंत्री। दोनों मंत्रियों ने अपने हिसाब से विकास किया, नो डाउट, अपने हिसाब से दोनों मंत्रियों ने विकास किया। और जो उनके 6 एमएलए थे, उसमें से बरहज का टिकट काट दिया उन्होंने, एक नौजवान पर भरोसा जताया। सलेमपुर का टिकट काट दिया उन्होंने, रामपुर कारखाना का टिकट काट दिया उन्होंने, देवरिया सदर का टिकट काट दिया उन्होंने। यानी कह लीजिए कि 4 विधायक बदल दिया उन्होंने। कहा कि मुझे इन 4 विधायकों पे भरोसा नहीं है, यह चारों नए चेहरे हैं। तो आप कहां से नुकसान बता रहे हैं? मेरे एक मित्र ने सुबह कहा कि गलतफहमी में मत रहिए, आप यह जान लीजिए कि बीजेपी 7 की 7 सीट लेके आ रही है। देखिए, अब तो वोट पड़ चुके हैं जी, और आपने कहा कि उन्होंने कुछ विधायक बदल दिए और 2 मंत्री उनके थे जिन्होंने कुछ काम किया था। मैं आपको बता दूं कि उनको अगर बदलना चाहिए था तो सबसे पहले उन दोनों मंत्रियों को बदलना चाहिए था, और बदलना नहीं चाहिए था, पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्योंकि कृषि मंत्री के नाम से, जिसको लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का मंत्री होगा तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, कोई फ़ायदा देवरिया ज़िले को नहीं मिला है। और उनके गांव तक में धान की खरीद जो होनी चाहिए थी एमएसपी पर, वो नहीं हुई है, और लोगों ने बनियों को बेचा है 1150 रुपये। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। मैं वो पर्चा दाखिला के बाद निकल रहे थे और मैं उनको कवर कर रहा था। जब वो कृषि मंत्री बने, सुनाई बात मैं नहीं कह रहा, जब वो कृषि बात कह रहा, जब वो कृषि मंत्री बने तब यहाँ मंडल का एकमात्र वो बीआरडी पीजी महाविद्यालय, जो पीजी कॉलेज है, जो कृषि महाविद्यालय है, और वहाँ कृषि में पीजी तक की पढ़ाई होती है, वह एकमात्र है। उसकी 50 एकड़ ज़मीन इन्होंने डीएम से मिल करके उससे अलग करवाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, और उसकी मान्यता भी खतरे में पड़ गई थी, जिसके खिलाफ मैं बताऊं कि हमारे साथियों ने, हम सभी लोगों ने मिल करके धरना रखा और लॉन्ग मार्च करने की योजना बनाई, संसद में सवाल उठाने की योजना बनाई, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। तो इन्होंने फिर डीएम से मिल करके और उस जमीन को यथास्थिति बहाल कराया और उस विद्यालय की मान्यता बच सकी। एक मुद्दा यह भी रहा है, नुकसान होने का। ये बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से ही, और आया और बाद में वो जमीन वापस हुई। लोग कह रहे हैं कि वापसी कर रहे हो अथरदेवा सीट से। अरे साहब, उन्होंने न्याय पंचायतें, जो यहाँ की आदिकाल की बुद्ध काल से चली आ रही पंचायतें थी, जहाँ मिल करके लोग अपनी समस्याओं को हल करते थे, उन्होंने खत्म किया। कैबिनेट में थे, कैबिनेट में खत्म किया या बनाया, और इसका परिणाम यह होने जा रहा है, इसका परिणाम यह होने जा रहा है कि देवरिया की जनता इतनी गई गुजरी नहीं है कि ऐसे पतित आदमी को बर्दाश्त करेगी, और उनको हरा कर यहाँ से खदेड़ रही है। जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या वाकई लगता है कि बीजेपी वापसी नहीं कर रही है? ये आखिरी सवाल। बीजेपी तो खुद मान गई है कि हम वापसी नहीं कर रहे, और योगी जी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो घटना घट गई, क्या उसका भी असर है क्या कुछ? योगी जी अपने घर में पहली बार है कि दरवाजे जाकर वोट मांगे अपने विधानसभा में। जी, और सलेमपुर में कितने लोग आए हैं योगी जी अच्छी तरह जानते हैं। जी, 7 मिनट का भाषण मुख्यमंत्री का हुआ उत्तर प्रदेश का, जनता को एड्रेस कर रहे थे। स्टार प्रचारक हैं और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के हमले का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल है। जी, वो सामाजिक न्याय पर हमले का सवाल है, उसका असर है, और उसका असर पूरे पूर्वांचल में जी, और जो 6वें राउंड का प्रभाव पड़ा है, और 7वें को भी एड्रेस कर रहा है। जी। इसीलिए कल की जो रिपोर्ट आ रही है, कल से जो रिपोर्ट आ रही है कि बलिया में जो उसका प्रभाव है, कि बलिया में भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें हार रही है। आजमगढ़ में 1 सीट जीती थी किसी तरह से, वो पूरी सीट हार रही है। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जो है अपने कुकर्मों का खामियाजा भुगत रही है। लगभग पूरे जिले में हाल है, और ये जो है पूरे पूर्वांचल में, जैसे गाजियाबाद सहारनपुर है, जैसे पश्चिमी यूपी वैसे पूरब है, 1 सेंटीमीटर आगे पीछे पूरब नहीं दिखाई देगा। इसमें किसान आंदोलन का भी बहुत बड़ा प्रभाव है,
जितना प्रभाव पश्चिम में है उतना यहाँ पर है। चूँकि आंदोलन का प्रभाव हमेशा बराबर होता है पूरे देश में, भले वो दिखाई ना देता हो। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, बहुत सारी दिखाई देती हैं। तो जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं वो नहीं है ऐसा नहीं कहा जाएगा, वो है। जी देखिए, छठे चरण का चुनाव हो गया है। देवरिया में हम लोग बैठे हैं और बातें हो रही हैं, समीकरण निकाले जा रहे हैं, बनाए बिगाड़े जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह का चुनाव हुआ है, जिस तरह का वोटिंग हुआ है, जो जनता का मूड है, जो जनता से बात हो रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि देवरिया में एक अलग तरह का परिणाम आ रहा है। 6 सीटें जो बीजेपी की थीं, पत्थरदेवा से शुरू करते हैं, बीएसपी का वोटर खामोश रहा है। इस बार सड़क पे नहीं उतरा है, बोल नहीं रहा है। अगर पत्थरदेवा में बीएसपी मजबूत होकर के लड़ी तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। लगभग देवरिया का यही हाल है। देवरिया में जो एक जाति विशेष का वोट था, एक वर्ग विशेष का वोट था जो बीजेपी के साथ था, वह निश्चित रूप से जातिगत प्रत्याशी होने के नाते दूसरे खेमे में चला गया है। ओम प्रकाश राजभर के नाते राजभर भी चला गया है। परिणाम कुछ भी हो सकता है, 10 को मालूम होगा। यही कमोबेश स्थिति बरहज की है। बरहज के जो प्रत्याशी हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि बीएसपी बहुत मजबूती से नहीं लड़ रही है, इसलिए परिणाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सलेमपुर की वही स्थिति है। बीएसपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, सड़क पे कहीं नहीं दिखी। सपा और भाजपा के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उससे मालूम हो रहा है कि जमीन खिसक गई है। भाटपार की भी स्थिति है, लोग बता रहे हैं जमीन खिसक गई है। रामपुर कारखाना में जमीन खिसक गई है। आप देखते रहिए, 10 तारीख को परिणाम चाहे जो भी आएगा, लेकिन यह चुनाव योगी का भविष्य तय करेगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक कुमार, कैमरामैन संत लाल के साथ। देखते रहिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं किसी और के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।